आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। जहां रामायण जैसा महाकाव्य लिखा गया, जहां ऋषि वाल्मीकि का आश्रम है, माता सीता की आश्रय स्थली है और माना जाता है कि जहां लवकुश ने जन्म लिया। इतनी पौराणिक सांस्कृतिक महत्व को समेटती वाल्मीकि नगर में आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 13 एजेंडों पर मुहर लगी। पटना से दूर पश्चिम चंपारण में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक क्यों खास है, जानिए इस रिपोर्ट में। खूबसूरत वादी और इन वादियों के बीच नौका विहार। ये मनोरम नजारा कश्मीर के डल झील सा दिखता जरूर है, लेकिन ये हसीन वादी वाल्मीकि नगर की है, जहां बिहार कैबिनेट की अहम बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार ने त्रिवेणी कैनाल में बोटिंग सफारी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ खुद बोट सफारी स्थल पहुंचे और निरीक्षण करने के बाद नाव पर सवार होकर नौका विहार किया। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि शुरू से उनका फोकस इको टूरिज्म पर रहा है। और जो एंड पॉइंट बीच में आज से 50 साल पहले ये बंद हो गया था। पहले ये बना हुआ था, बाद में इससे लोग इरिगेशन का होता था बहुत जमाना पहले, तो बाद में तो बंद हो गया, लेकिन फिर भी वर्षा के चलते पानी तो रहता ही न है। तो उसी को देख करके इन लोगों ने जो शुरुआत किया है, तो हम देखें ठीक है कि दोनों देख लेंगे तो और ठीक ढंग से इसको यहाँ से वहाँ लोग ट्रेवल कर सकेंगे, जा सकेंगे, सभी टूरिस्ट लोग देखेंगे। आप तो जानते ही ना कि हम यहाँ के लिए तो इको टूरिज्म का काम कर रहे हैं, तो उसी इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये भी होगा, इसको पूरा चैनल बनेगा सर। हाँ, यहाँ के लोग कह रहे थे कि ये मरी हुई नदी को आपने फिर जिंदा कर दिया। बिल्कुल, तो ही सब तो कर ही रहे हम लोग, तो यहाँ का तो आप जानते ही ना। नीतीश सरकार की इस साल की कैबिनेट की अंतिम बैठक पटना से दूर वाल्मीकि नगर में हुई। खासतौर से वन विभाग के सभागार को ऑडिटोरियम का भव्य रूप दिया गया था। कैबिनेट के मंत्रियों के लिए खास गिफ्ट का भी इंतजाम था। खाने पीने का भी बेहतरीन इंतजाम किया गया था। ये पहला मौका था जब वाल्मीकि नगर की खूबसूरत प्राकृतिक छटा के बीच कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस खास कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी, जिसमें औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के साथ साथ पटना में बापू टावर बनाने जैसे कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रियों ने इसे कई मायनों में कैबिनेट की अहम बैठक करार दिया। कैबिनेट का बैठक करके माननीय मुख्यमंत्री ने एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि इको टूरिज्म में वाल्मीकि नगर जो है वो देश में 2-4 जो इम्पोर्टेंट प्लेस है उसमें एक है, बहुत एक्सप्लोर्ड नहीं है, जहाँ नदी, जहाँ पहाड़ और जहाँ फॉरेस्ट, 3 एक जगह मिलता है। ऐसा तो रेयर जगह है बिहार में। कैबिनेट की बैठक थी, बिहार के सभी विषयों पर चर्चा हुई, 13 एजेंडे थे, लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरे कैबिनेट के अंदर में हमने पर्यटन के दिशा में जो हमारी जमीन पड़ी हुई है उस पर आपको कॉटेज बनाने के लिए, डबल कॉटेज बनाने के, सौंदर्यीकरण करने के लिए, इसलिए ये वो नदी के किनारे है, बांध के पास में। राजधानी से दूर हुई इस खास कैबिनेट से वाल्मीकि नगर को लेकर बड़े फैसले की उम्मीद थी कि पश्चिम चंपारण को खासतौर पर सरप्राइज मिलेगा। बीजेपी विधायक विनय बिहारी की माने तो जिसकी उम्मीद थी वो नहीं हो सका। इतना खर्चा करके, इतना तामझाम, इतनी बड़ी व्यवस्था करके वाल्मीकि नगर में कैबिनेट बुलाना और कैबिनेट में वाल्मीकि नगर में आकर के वाल्मीकि जी की तपोभूमि में ये फैसला न लेना थोड़ा हमें भी अच्छा नहीं लगा, और मुझे लगता है कि यहाँ का कोई भी व्यक्ति जो है उसे अच्छा नहीं लगा होगा। वाल्मीकि नगर में खास बैठक के बाद बुधवार से सीएम नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसकी शुरुआत भी पश्चिमी चंपारण से ही होगी। न्यूज़ 18 के लिए वाल्मीकि नगर से संजय कुमार और मुन्ना राज की रिपोर्ट। और कल से सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं। 16 साल के शासनकाल में नीतीश कुमार अपनी 13वीं यात्रा करेंगे। 12 दिनों की इस खास यात्रा के जरिए सीएम नीतीश जमीनी हकीकत को जानने के साथ शराब के खिलाफ महिलाओं को जागरूक करेंगे। याद रखिएगा, आप लोगों के कहने पर सब कुछ हुआ है, भूलिएगा कभी मत
और इसलिए फिर हम अभियान चलाने वाले हैं। इसी महीने 22 तारीख से अभियान हम चलाने वाले हैं। हर जगह पर हम जाएंगे, हर कमिश्नरी में। 3 दिन पहले का ये बयान सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि बुधवार से शुरू होने वाले नीतीश कुमार की समाज सुधार यात्रा का मकसद क्या है। जमीनी स्तर पर शराबबंदी का हाल जानने के साथ ही मुख्यमंत्री शराब के खिलाफ महिलाओं को जागरूक करेंगे। 22 दिसंबर से मोतिहारी से शुरू समाज सुधार यात्रा 15 जनवरी को पटना में खत्म होगी। अब आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री की समाज यात्रा का पूरा शेड्यूल क्या है। 22 दिसंबर को मोतिहारी से समाज यात्रा शुरू होगी। मोतिहारी के बाद 24 दिसंबर को गोपालगंज यात्रा पहुंचेगी। गोपालगंज के बाद 27 दिसंबर को सीएम की यात्रा सासाराम पहुंचेगी। इसके बाद 29 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में, 30 दिसंबर को समस्तीपुर में, 4 जनवरी को गया में, 6 जनवरी को बेगूसराय में, 8 जनवरी को जमुई में, 11 जनवरी को पूर्णिया में, 12 जनवरी को मधेपुरा में, 13 जनवरी को भागलपुर में और 15 जनवरी को पटना में समाज सुधार यात्रा का समापन हो जाएगा। इधर नीतीश कुमार की यात्रा के जवाब में तेजस्वी भी नए साल में बेरोजगारी हटाओ यात्रा पर निकलने वाले हैं। जाहिर है एक बार फिर बिहार की सियासत यात्रा पर रफ्तार पकड़ने वाली है। रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो कल से सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर यात्रा पर निकलने वाले हैं। 16 साल के शासनकाल में नीतीश कुमार की ये 13वीं यात्रा है और 12 दिनों की इस खास यात्रा के जरिए जो जमीनी हकीकत है उसे टटोलने की कोशिश की जाएगी। इधर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद जल्द जातीय जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना नहीं होने से केंद्र और राज्य सरकार दिशाहीन होकर काम कर रही है, इसलिए जल्द से जल्द जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए। जातीय जनगणना बहुत निहायत जरूरी है इस देश में, और जनगणना नहीं होने की वजह से चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, बिल्कुल दिशाहीन होकर के बजट बना रही है और काम कर रही है, जिससे राजधानी पटना में किन्नरों ने जबरदस्त हंगामा किया। सड़क पर घंटों गुंडागर्दी की। पुलिस को हंगामा शांत करने के लिए किन्नरों पर लाठीचार्ज तक करनी पड़ी। आखिर क्यों मचा ये हंगामा, तस्वीरों के जरिए आप देखिए। ईंट पत्थरों से हमला, गाड़ियों पर पत्थरों से वार, पुलिस से धक्का मुक्की, बीच सड़क पर नंगा नाच, भागती हुई पुलिस, धधकती आग, हिंसा की ये तस्वीरें राजधानी पटना की है। एक बार फिर से इन तस्वीरों को जरा गौर से देख लीजिए। आखिर सड़क पर कोहराम क्यों मचा है? तो ये हम आपको बताते हैं। दरअसल हिंसा पर उतारू ये किन्नर हैं जो अपने साथी की मौत के बाद आग बबूला हैं और अपना आक्रोश खुलेआम जाहिर कर रहे हैं। पुलिस से भिड़े जा रहे हैं, सड़क पर उतरकर गुंडागर्दी भी कर रहे हैं। पुलिस पर ईंट पत्थरों से हमला करने से भी नहीं बाज आ रहे। इन किन्नरों की सिर्फ एक ही मांग है कि उनके साथी की हत्या की जांच जल्द से जल्द हो और दोषी को पुलिस गिरफ्तार करे। अगर मेरे परिवार से एक सदस्य जाता है तो कितना दुख पहुंचता है, आप बताइए। तो सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले और जल्द से जल्द जितने बेरहमी से जो मर्डर हुआ है उसके साथ भी ऐसे करें। हाँ,
जो फांसी का सजा हो, मैं चाहती हूँ कि उसका फांसी का सजा हो और जल्द से जल्द जो हत्यारा है वो पकड़ा जाए। बता दें कि कंकड़बाग थाना क्षेत्र के चिरैयाटाड़ इलाके में किन्नर सोनिया की अज्ञात अपराधियों ने मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या की खबर का पता चलते ही दूसरे साथी किन्नर आग बबूला हो गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। सड़क पर विरोध के साथ साथ आगजनी भी करने लगे। पुलिस ने जैसे ही किन्नरों को समझाने की कोशिश की, उनकी पुलिस से झड़प हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा। विधि व्यवस्था की कुछ समस्या हुई थी, कुछ भाषाभाषी हुआ था, पर मामला जो है अभी पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण है। आप लोग देख रहे हैं, हम आए यहाँ पर और किसी तरह की कोई बात नहीं है। कुछ भाषाभाषी हुई थी पहले, और बाकी जो मामला क्या है क्या नहीं है उसको पूरी जांच के बाद ही जो है खुले। राजधानी में हाल के दिनों में घटित आपराधिक घटनाओं में लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। दिन दहाड़े अपराधी एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े करता है। लेकिन जिस तरह से किन्नरों ने हाथ में कानून लेते हुए राजधानी में उपद्रव मचाया, वो कहीं से भी जायज नहीं है। ऐसे हुड़दंगियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। इधर नालंदा में सड़क हादसे के बाद हंगामा हुआ। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने हाईवा गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। मामले को शांत कराने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल ऑटो और हाईवा के बीच टक्कर हुई और घायल लोगों को शेखपुरा के बरबीघा रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार में शराबियों के खिलाफ पुलिस सख्त नजर आ रही है। जेल से छूटे शराबी पर शराब की लत भारी पड़ी और उसे दोबारा जेल जाना पड़ा। बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने में जुटी पुलिस शराबियों पर भारी पड़ती नजर आ रही है। ये तस्वीर दानापुर से है, जहां जेल से छूटा व्यक्ति फिर से शराब पीने के चक्कर में घर न जाकर जेल पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि गिरफ्तार व्यक्ति इस बार अकेले नहीं बल्कि अपने दामाद के साथ जेल की हवा खाएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें पुलिस ने ससुर और दामाद को शराब पीने के आरोप में गिरफ्तार किया है और दोनों को जेल भेजने की तैयारी में है। इस वीडियो में आरोपी खुद ही शराब पीने की बात कहता हुआ नजर आ रहा है। बेर क्या? बेर जेल से काय में गए थे? शराबे में गए थे। अभी पकड़ैला काची में? अभी तो जा रहा, लेकिन तो शराबे में पकड़ लेकर थे। उसके हाथ पर जेल में लगा हुआ मुहर साफ नजर आ रहा है। खबर के अनुसार गौरीचक थाना क्षेत्र के लेखन मुसहरी निवासी राम लगन मांझी शराब पीने के जुर्म में जेल में बंद था और कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ था। लेकिन इसी दौरान वो अपने दामाद के साथ फिर से शराब पीने लगा और फिर से गिरफ्तार हो गया। नशे की हालत में गश्ती के क्रम में पकड़े गए हैं और अल्कोहल सेवन की पुष्टि हुई है और अभी तक मालूम हुआ है कि ये हाल फिलहाल बेउर जेल से छूटे हैं। जांच किया जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई से ये बात तो साफ हो जाती है कि पुलिस अब शराबियों के खिलाफ सख्त हो चुकी है और बिहार सरकार की शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू करती हुई नजर आ रही है। दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। सिवान में लाखों की शराब नष्ट की गई। ये शराब अलग अलग जगहों से जब्त की गई थी, जिस पर बुलडोजर चला और शराब को नष्ट कर दिया गया। सिवान जिला के विभिन्न थानों में जब्त लाखों की शराब को नष्ट किया गया।
उत्पाद विभाग और जिले की पुलिस की ओर से जब्त किए गए देसी विदेशी शराब को एक खुले मैदान में लाकर बुलडोजर से नष्ट किया गया। दरअसल कई थानों में जब्त शराब को पहले पुलिस लाइन में रखा गया और डीएम के आदेश पर लाखों रुपए की शराब पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। इन शराब को नष्ट करने के दौरान उत्पाद विभाग के अधिकारी, मजिस्ट्रेट और पुलिस के जवान मौजूद रहे। दरअसल शराबबंदी कानून पर सीएम की लगातार हो रही समीक्षा बैठक के बाद सीवान पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। अलग अलग इलाकों में उत्पाद विभाग के साथ साथ पुलिस की कार्रवाई में लाखों की कीमत के शराब के साथ साथ कई तस्करों को भी पकड़ा गया है। शराब तस्कर जेल भेजे गए हैं और जब्त शराब को नष्ट किया जा रहा है। मानदेय और नियमितीकरण को लेकर पटना के गर्दनीबाग में पंचायत वार्ड सचिवों का धरना जारी है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी घटनास्थल पर जाकर प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन दिया और वार्ड सचिवों ने विभाग पर 4 साल से बिना मानदेय के काम करने का आरोप लगाया। वार्ड सचिव ने सरकार से मानदेय के साथ स्थायी करने की भी मांग की है। तेरह तारीख को डायरेक्टर जो है रंजीत कुमार सिंह पंचायती राज पदाधिकारी, उन्होंने हम लोगों को हटाने का निर्देश दिया जी, ये लोग को हटा दिया जाए और दूसरे को बहाली कर दिया जाए। तो हम लोग की मांग है, जो 5 बरस हम लोग खटे हैं, हम लोग को 1 पैसा नहीं मानदेय मिला है, उसके बाद हम लोग का स्थायीकरण किया जाए और सम्मानजनक वेतन दिया जाए। इनके साथ सरकार अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है। 5 वर्षों तक काम लेने के बाद आज एक झटके में एक साइन हस्ताक्षर करके आपने सबको निकाल दिया। 13 तारीख को जो लेटर निकाला गया है पंचायती राज के पदाधिकारियों के द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा, उसको निरस्त किया जाए और सभी की इनकी जो मांग है वार्ड सचिवों की अविलंब सरकार पूरी करे। पटना एक बार फिर नगर निगम की लापरवाही सामने आई है। नगर निगम की टीम बेली रोड में अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इसी दौरान एक ढाबे वाले का जलता हुआ चूल्हा ट्रक पर रख दिया, जिससे ट्रक पर पहले से रखे कचरे में आग लग गई। जब आग बुझाने के लिए पाइप लगाई गई तो पानी निकला ही नहीं। बाद में दूसरी गाड़ी से आग बुझाई गई। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच सुपौल सदर अस्पताल में बड़ी लापरवाही दिख रही है। अस्पताल में 6 वेंटिलेटर बेकार पड़े हैं और ये वेंटिलेटर कोरोना की पहली लहर के बाद ही केंद्र सरकार ने दिए थे, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं हो रहा। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया, लेकिन अब तक ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी। अस्पताल में अब तक पाइपलाइन का काम पूरा नहीं हो सका है। ऑक्सीजन पाइपलाइन का काम शुरू हुआ है और 1 सप्ताह से 10 दिन में पूरा हो जाएगा। करीब 125 बेड पर लगना है। तो जैसे ही काम पूरा होगा उसके बाद ऑक्सीजन का भी प्लांट शुरू हो जाएगा। और आगे देखिए जोहार झारखंड।